नमस्कार, लिटकेन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज एक ऐसे विषय पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं न कहीं हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और वो है सिनेमा। सिनेमा हर व्यक्ति ने कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में ज़रूर देखा है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिनेमा नहीं देखा होगा, लेकिन बहुसंख्यक लोगों ने सिनेमा देखा है। सिनेमा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सिनेमा हमारे जीवन में क्या मायने रखता है? और साथ ही साथ सिने पत्रकारिता हमारे जीवन को, हम लोगों को किस तरह से प्रभावित करती है? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप अवस्थी, अजमेर से आते हैं। इस विषय पर हम डॉक्टर संदीप अवस्थी से बातचीत करेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। आपने एक महत्वपूर्ण विषय चुना है। मेरी शुभकामनाएं। सिनेमा, क्योंकि एक आजकल के सिनेमा को लेकर के देखें, या सन 1914 से जब पहली फ़िल्म हरिश्चंद्र आई थी, वहाँ से देखें, फिर पहली बोलती फ़िल्म आलम आरा से हम देखें, और उसके बाद में फिर जब पहली कलर फ़िल्म बनाई गई, थोड़ा-सा पार्ट उसका मुग़ल-ए आज़म का बाद में दोबारा बनाया गया, वहाँ से देखें। लैंडमार्क मूवीज़ आई हैं, 2 बीघा ज़मीन को हम देखें, मदर इंडिया को देखें, शोले को हम देखें, बहुत सारे धीरे, धीरे, धीरे करके बहुत परिवर्तन हमारे जीवन में आए। हमने फ़िल्मों के हिसाब से फ़ैशन को अपनाया और फ़िल्मों ने हमारे जीवन को अपनाया। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, आपने जो क्लासिक्स के नाम लिए हैं वो बेजोड़ हैं। चाहे आलम आरा हो, दो बीघा ज़मीन हो, मदर इंडिया हो, मुग़ल-ए आज़म हो, वक़्त हो, या आपके कहा जाए राज कपूर की आवारा, शी 420 और जिस देश में गंगा रह बहती बह है। गई। ये एक लंबा सफ़र सिनेमा ने तय किया है और बाकायदा हमारे जीवन के हर पहलू पे सिनेमा का असर रहता है। हुँ, और कोई भी हो, मुझे याद है मेरे घर में मेरे जो ताऊ जी हैं, वो फ़िल्में नहीं देखते। लेकिन मुझे याद है बचपन में जब हम जाते थे, मम्मी, डैडी और हम भाई-बहन फ़िल्म देखने के लिए, तो ताई जी को वो हमारे साथ भेज देते थे कि भई ताई को ले जाओ सिनेमा दिखाने के लिए। और एक दो बार ऐसा हुआ कि हमने उसी हॉल में ताऊ जी को फ्रंट सीटों पर बैठे हुए भी देखा। यानी वो, और फ़िल्म खत्म होने से पहले वो वहाँ से निकल आते थे और घर पहले हमसे पहुँच जाते थे। तो सिनेमा का एक क्रेज़ था। वो प्याज, लहसुन कुछ भी नहीं खाते, टोटली पक्के ब्राह्मण आदमी हैं, लेकिन सिनेमा के जादू से वो भी बचे ना रहे। हालाँकि उन्होंने 1 या 2 बार देखा, पर असर हुआ। मैं आगे कहना चाहूँगा, वर्तमान समय, खासकर 21वीं सदी का सिनेमा जो है एक नए दौर में गुजर रहा है, परिवर्तन में गुजर रहा है। उस पर मैं कहना ये चाहूँगा लोगों से और मेरे साथियों से भी, अगर हम बात करें तो मुझे पहला सुपरस्टार याद आते हैं राजेश खन्ना। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनका जो क्रेज़ था, मैं हालाँकि मैं उससे पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने आगे 75 में, 74-6 से मैं वो जलवा देखा, जब राजेश खन्ना की लगातार 10 से 12 पिक्चरें सुपर हिट हो रही थी। और वो रिकॉर्ड शाहरुख खान भी आज के नहीं तोड़ पाते, या रणवीर सिंह भी उसको नहीं तोड़ पाते, जो राजेश खन्ना का जलवा था। अमिताभ बच्चन भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। उसके बाद अमिताभ सुपरस्टार आए, फिर किंग खान शाहरुख खान आए, और अभी लगभग सिंहासन खाली पड़ा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि सुपरस्टार का दौर बीत चुका है। और इस वक्त कहानी, कंटेंट, वो सुपरस्टार है। कहानी अच्छी है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। आप संदीप जी, जब आप बात कर रहे हैं, एक पूरे दौर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जो फ़िल्में बन रही हैं, बीच के कुछ दौर में फ़िल्में बनी थी और उससे पहले जो फ़िल्में बनी थी, ये फ़िल्में कुछ इस तरह की अलग-अलग समय में बनती रही हैं, जिनके अलग-अलग कालखंड के हिसाब से यदि हम देखें तो सामाजिक का परिवेश उनका उनमें परिलक्षित होता रहा है। लेकिन आज के यदि दौर में देखें, तो आपने कहा कहानी वहाँ की आज की सुपरस्टार है। कुछ ऐसी फ़िल्में भी जो बिल्कुल मसाला फ़िल्में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फ़िल्में हैं, बीच में एक दौर आया जब 2 धाराएँ चल निकली सिनेमा में, लेकिन आज सब वो 2 धाराएँ भी एक हो गई हैं वापस कहीं न कहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे याद आता है 1982 में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म लगी थी, और उसके बराबर ही पैरेलल में लगी थी ओमपुरी की अधसत्य, एक छोटे बजट की फिल्म जिसमें ओमपुरी पहली बार हीरो बन के आ रहे थे।
और सदाशिव अमरापुरकर मेन विलेन थे। बराबर से उस फिल्म ने कुली को टक्कर दी और वो फिल्म अनसत्य भी सुपरहिट साबित। तो उस पहले सिनेमा के नायक थे ओमपुरी, नसीर, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी वगैरह वगैरह, और बनाने वाले थे श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी से लेकर के आपके 36 चौरंगी लेन की अपर्णा सेन तक। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब वर्तमान समय में, जैसे आपने कहा, समानांतर सिनेमा लगभग लुप्त हो गया है, उसकी जगह कंटेंट बेस्ड सिनेमा आ गया है। हालांकि मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, ऐसे भव्य और पारिवारिक फिल्मी बैनर हैं, जैसे राष्ट्रीय फिल्म्स हुआ, मुकेश खन्ना जी शक्तिमान फिल्म्स हुआ, उधर आपका यशराज फिल्म्स हुआ, जो आज भी जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई फिल्में बनाते हैं। यशराज कभी कभी बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय बराबर से पिछले लगभग 70 वर्षों से वो पारिवारिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति की फिल्म बनाते हैं। अभी अभी मैंने राशि की फिल्म ऊंचाइयां देखी है। आप कल्पना करें, 70 प्लस के लोगों को लेकर के हिमालय की चढ़ाई चढ़ने की कहानी बुनी गई है, और बहुत कुशलता से उसमें भावनाओं का, संवेदनाओं का जुड़ाव दिखाई देता है। मैं कहना यह चाहता हूं, आज के समय में युवा पीढ़ी या सभी लोगों के सामने फिल्म देखने के कई विकल्प मौजूद हैं। हम अगर फिल्में सिनेमा हॉल में नहीं देखते हैं, तो टीवी पे कम से कम 10 से 15 फिल्म चैनल हैं, जो एक ना एक फिल्म अच्छी हमें रोज दिखाते ही रहते हैं। इसके अलावा आज का ओटीटी का बोलबाला है, हुँ। ओवर द टॉप। वहां में चाहे नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, अमेजन प्राइम हो, सोनी लिव हो, डिज्नी प्लस हो, इन सब के चैनल्स पे नई से नई फिल्म उपलब्ध हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये, हमें सिनेमा क्यों देखना चाहिए? सबसे पहली बात, सिनेमा हमें तनाव मुक्त करता है। सिनेमा के 2.5 से 3 घंटे हमें इस दौर में ले जाते हैं जहां हम अपनी बाधाओं को, समस्याओं को भूल ही नहीं जाते हैं। हमारा अवचेतन उनसे निकलने का रास्ता भी हमें सिनेमा देखने के बाद बता देता है कि हमें हार नहीं माननी है, संघर्ष करना है और विजयी होना है। ये सिनेमा की। संदीप जी, देखिए, बात जब आपने की है कि हम 3 घंटे, 2 घंटे, ढाई घंटे सिनेमा हॉल में या अपने टीवी स्क्रीन या लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन के सामने हम इसलिए बैठते हैं कि हम अपने तनाव को भूलें, अपने आस-पास के दर्द को भूलें, अपने आँसुओं को भूलें। लेकिन एक दौर आप याद कीजिएगा जब कुछ फ़िल्में ऐसी भी आईं, चाहे वो बिन माँ के बच्चे हों, चाहे बहुत सारी ऐसी फ़िल्में थी, जब थिएटर में बाकायदा आप सिसकियाँ, रोने की आवाज़ें और आँसू की तो यूँ कहिए कि बाढ़ आ जाती थी। वो फ़िल्में, वो दौर भी था, वहाँ पर हम अपने उन दुखों को शायद आत्मसात करते हैं उस सिनेमा के साथ। जी, वो वास्तव में आपने सही बात कही। सिनेमा हॉल के अंदर हमने लगातार हम आपके हैं कौन तक लोगों को रोते हुए देखा है। एक फिल्म राजश्री की है विवाह, जी। जिसमें एक अपाहिज युवती का विवाह उसका मंगेतर करता है अस्पताल के अंदर। वहां भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो मैं रेखांकित करना चाहूंगा, वो इमोशंस, वो संवेदनाएं, जिस दौर की बात है, 90 का दशक ले लें, 80 का दशक ले लें, उस वक्त के में बाजारवाद, तेजी से औद्योगिकरण और आईटी का विकास ना के बराबर था ही नहीं। तब हमारे पास सिनेमा ही एक मास साधन था अपने इमोशंस को जोड़ने का और उससे जुड़ने का, मिलने का। तब हमारी संवेदनाएं इतनी पत्थर नहीं हुई थी। आज के समय में मैं जब बात कर रहा हूं 90 के दशक के बाद की, 91, 92 से अब तक 2023 तक, अभी हमारे पास तेजी से दौड़ती हुई जिंदगी है। गूगल, इंटरनेट ने, व्हाट्सएप ने दुनिया बहुत सीमित कर दी है। यूट्यूब पे आपका हर तरह कंटेंट मौजूद है, और हम भावनाएं, संवेदनाओं से लगभग बाजारवाद, भूमंडलीकरण के दबाव के कारण कठोर हो चुके हैं। आज की तारीख में हम इस तरह के हैं कि अगर आपको गिव एंड टेक वाला फार्मूला है, अगर आपको मेरी सेवाएं चाहिए, मेरी सेवाएं लीजिए, बदले मुझे क्या मिलेगा। या कोई भी जो यंग एज का आदमी है या 50 के प्लस का, वो जानता है कि जो इंसान आया है उसको एक दिन जाना ही है। तो वो ये कोशिश करता है। मैंने कई लोग देखे, आपने भी देखे होंगे, कि भाई फला हमारे पेरेंट्स थे या बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें तकलीफ नहीं दी, शांति से निकल गए।
यानी वो इस बात से खुश है कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमसे सेवा नहीं करवाई। अब फिल्मों में की जो संवेदना है, हम अक्सर बहस करते हैं कि फिल्में समाज का आईना है। मैं ये नहीं कहता हूँ। समाज फिल्म से कई गुना आगे है। फिल्में समाज में से ही कंटेंट उठाती हैं। यदि मैं कई लेखक लोग कहते हैं, मैं बंबई में कई बार गया हूं, मैंने वहां पढ़ाई लिखी हैं, डायलॉग्स लिखे हैं। वहां के लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि 6-7 ही कहानियां हैं, गरीब नायक, अमीर नायिका, या बुजुर्गों को उपेक्षित छोड़ दिया, या टीनेज रोमांस, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर एक्शन, जासूसी, स्मगलिंग वगैरह। 5-6 कहानियां हैं, बाकी सब रिपीट होता रहता है। उसी तरह अभी हम ये बात करूंगा फर्जी, एक फिल्म आ रही है, आ चुकी है, ओटीटी पर है, फर्जी। शाहिद कपूर हैं और विजय सेतुपति दक्षिण के एक नायक हैं उसमें हैं। वो नकली नोटों में इतनी बारीकी से रिसर्च करके बनाई गई है कि आप हैरान रह जाएंगे कि नकली नोट भी हूबहू असली जैसा बन रहा है, जैसे कोई भी स्कैनर मशीन पकड़ नहीं पा रही है। ये नए नोटों के साथ 2-3-4 साल से हो रहा है, और 10 यानी से 12 हजार करोड़ के नोट भेजे जा रहे हैं। ये फिल्में दिखा रही हैं जो समाज का आईना है। लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा, ऐसी फिल्म कोई ऐसी शायद बहुत सालों से नहीं बनी जो ये बताती हो कि इंसान इंसान से जुड़े, प्यार से एक दूसरे को अपनाए, और मधुर संगीत, मेलोडियस गाने जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन और बप्पी लहरी तक के दौर के थे, वो तो कहीं गायब ही हो गए। संगीत की बात हम करेंगे, लेकिन आपने अभी बात की कि 5 या 6 प्लॉट्स ही होते हैं कहानियों के। लेकिन अभी के दौर में यदि हम देखें, चाहे ऊंचाई का आपने जिक्र किया, ये एक अपने आप में एक अनूठी फिल्म है जहां कहीं किसी तरह की वो जो ट्रेडिशनल जो प्लॉट्स होते थे उन सब से हटके एक बिल्कुल अलग, और मैं कहूंगा बहुत सफलतम फिल्मों में मानी जानी चाहिए, भले ही लोग इसके बारे में कुछ भी कहें। इसी तरह की कुछ फिल्में आई है। एक फिल्म आई थी बीच में अभी, लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह अच्छी। चड्ढा अपने आप में एक ऐसी फ़िल्म है, जिस तरह मैं तो, मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये रहेगी कि जिस तरह मेरा नाम जोकर को लोगों ने शुरू में नकारा था और उसके बाद में आज उसे बेहद पसंद करते हैं। आने वाले दिनों में शायद लाल सिंह चड्ढा भी उसी तरह की फ़िल्मों में साबित होगी। मैं कहना चाहूंगा कि उस लाल सिंह चड्ढा अच्छी बन सकती थी। जो उसकी मूल फिल्म थी, फॉरेस्ट गंप, वो उसमें आप उसको देखिए। मूल फिल्म अवेलेबल है हिंदी में नेटफ्लिक्स पर, मैंने देखी 4-5 साल पहले। इतनी इमोशनल, इतनी ट्रेजिक फुल फिल्म है। उसमें टॉम हैंक्स ने अभिनय किया है मुख्य नायक का। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे आमिर खान साहब और शाहरुख खान साहब, दोनों के दोनों, ये टॉम हैंक्स की या एक ब्रैड पिट की कॉपी करते हैं हूबहू। अगर आप फिल्म में देखें आपको आश्चर्य होगा, हमारे दोनों नायक उनकी हूबहू नहीं, कार्बन कॉपी। ये आरोप तो बहुत पहले से लगते रहे हैं कि ये मेरा राज कपूर पे भी आरोप लगा कि चार्ली चैपलिन की नकल करते हैं। लेकिन देखिए, किसी की नकल नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं किसी से एक रिजेम्बलेंस हो सकती है आपस में, एक कहीं ना कहीं कुछ हाव भाव मिल सकते हैं, या यूं कहें कि उनसे प्रभावित हो सकते हैं। राज कपूर की तरफ लौट के चलते हैं, चाहे आ की बात करें, आग की बात करें, उस दौर की फिल्मों में जहां हर वक्त हर फिल्म में कहीं ना कहीं कोई संदेश दिया गया है, चाहे वो श्री 420 हो, बूट पॉलिश हो, आवारा हो, या और बहुत सारी इतनी फिल्में हैं जिनका हम नाम गिनाएंगे, और उनमें विशेषकर मेरा नाम जोकर। जी। मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो मुख्य सवाल आपका आया कि फिल्मों के माध्यम से मैसेज या संदेश, तो राज कपूर ही नहीं, मनोज कुमार साहब भी, कई, और इसके अलावा यश चोपड़ा, इनकी फिल्में मनोरंजन के साथ साथ हमारे बीच की सामाजिक समस्या उठाती थी। मेरा नाम जोकर अपने समय से आगे की फिल्म थी। बिल्कुल बिल्कुल। लोग इस फिल्म को 80 के दशक में समझ ही नहीं पाए। इतनी जबरदस्त फिल्म थी, उसे हम राज कपूर की बायोपिक भी कह सकते हैं। और बेहतरीन एक एक चीज, फ्रेम, एक एक दृश्य बहुत तबीयत से राज कपूर साहब ने फिल्माया था। और हर छोटे छोटे सीन के लिए बेहतरीन कलाकार लिए थे। चाहे रिंग मास्टर के रोल में धर्मेंद्र हो, सर्कस मालिक के तौर पे ओम प्रकाश हो, कोई भी हो, सब के सब कलाकार मजे हुए थे। मनोज कुमार साहब उस फिल्म में थे। सिमी ग्रेवाल मेरी प्रिय एक्ट्रेस रही हैं, वो उस फिल्म में थी। तो कहने का अर्थ ये है, दर्शक, हम यहाँ दर्शकों पे आते हैं। अल्टीमेटली फिल्म वालों का उद्देश्य है पैसा कमाना, प्रॉफिट, मुनाफा।
और ये फिल्म ही ऐसा माध्यम है, आप पढ़ते हैं अखबारों में कि भारत में 700 से अधिक फिल्में बनती हैं, 400 से 500 हिंदी में बनती हैं और 90% फ्लॉप होती हैं, फिर भी फिल्में बन रही हैं। वजह ये है कि थिएटर का जो किराया है, मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन हो, एक फिल्म मान लीजिए बन रही है पठान, आई है अभी, उसका टिकट भी नॉर्मल 150-200 रुपए का है। और एक फिल्म मान लीजिए बन रही है छोटी सी, फर्जी मान लीजिए, जो बनी है पठान से एक तिहाई या एक चौथाई कीमत में, उसके लिए भी टिकट सिनेमा हॉल का वही रहता है। सिनेमा हॉल वाले दाम अपने वीकेंड पर कम नहीं करते। तो कहने का अर्थ है कि कोई फिल्म 20% भी कमा लेती है एक हफ्ते में, फिल्म मुनाफा कमा लेती है। तो सवाल आपका ये था कि हम फिल्मों से क्या संदेश या क्या मनोरंजन लेते हैं। तो फिल्मों में संदेश बहुत जरूरी होता है। फर्क ये हो कि संदेश आप कहां ग्रहण करते हैं। 3 संदेश मेरे हिसाब से हर फिल्म देती है। एक, मुश्किल हालात से जूझने का हिम्मत। 2, ऐसी फिल्म मैंने कोई नहीं देखी आज तक जिसमें माता पिता के सम्मान या इज्जत की बात नहीं की गई हो। तो माता पिता का सम्मान हर फिल्म सिखाती है। और तीसरे, जो हमारी हिंदी फिल्मों की 99% रवायत है, वो ये है, बुराई का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है। ये हमें 3 मैसेज हर फिल्म देती है, आप चाहे उसको किसी भी रूप में लें। इसके अलावा जो फिल्म एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है आजकल की, वो ये है, उसमें महिला, विमेन्स एम्पावरमेंट, हम्म। महिला उभर के सामने आ रहा है। हर फिल्म में एक ना एक या एक से अधिक किरदार ऐसी स्ट्रॉन्ग महिलाओं के होते हैं जो अपनी सोच, अपनी समझ से मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता बता देती है। और हर नारी, 90% पारिवारिक फिल्मों में हर स्त्री अपने लिए नहीं जीती है, परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए ही जीती है। ये फिल्मों की खासियत है। जी। संदीप जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो औरत का किरदार दिखाया जाता है, वो जो हमारे समाज का ट्रेडिशनल जिस तरह का व्यवहार है, उस तरह का दिखाया जाता है। लेकिन अभी की कुछ फ़िल्में, यदि दीपा मेहता की फ़िल्मों को देखें आप, तो बिल्कुल एक लीक से हट के फ़िल्में बनाई हैं। या अभी एक और जो इंग्लैंड में रहती हैं, चड्ढा, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, उनका अगर हम देखें, तो कहने का मतलब ये है कि जब फ़िल्में हमारे समाज में जो घट रहा है, उससे आगे की बातें करते हैं। क्योंकि यदि हम हॉलीवुड फ़िल्मों को देखेंगे, तो चाहे अवतार को देखिए या एवेंजर्स को देखिए या दूसरे बहुत सारी ऐसे नाम आएँगे आपके सामने, उन फ़िल्मों को आप देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि विज्ञान की और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए और विज्ञान की फैंटेसीज़ को लेकर के जो फ़िल्में बनी हैं, हमारे यहाँ पर क्रिश 2 और इस तरह की फ़िल्में बने, कोई मिल गया का जादू हमें याद आता है। ये फ़िल्में जी। एक तरफ शुद्ध विशुद्ध रूप से मसाला फ़िल्में और एक तरफ वो फ़िल्में ऊँचाई और पहले जो राज कपूर की फ़िल्में, मनोज कुमार की फ़िल्में, कुमार की फ़िल्में भी हम उनको भी याद करेंगे। तो ये फ़िल्में। इसमें आपने सही कहा। और मैं ये मानता हूं बिना किसी आलोचना के, भारतीय सिनेमा जितना 21वीं सदी में आकर तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, उतना वो पिछले दशक में नहीं था। लेकिन कहानी, नायकों और संगीत के मामले में जितना हम पीछे अब जा रहे हैं, उतना कभी नहीं गए थे। हर युग में, हर दशक में हमारे पास एक मजबूत स्ट्रॉन्ग नायकों और नायिकाओं की टोली होती थी। राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, बलराज साहनी से लेकर के धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, जितेंद्र, और फिर 90 के दशक में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, आमिर खान, संजय दत्त, और साथ में आपका सनी देओल। ये पीढ़ी हमेशा से रही। लेकिन वर्तमान समय में आप देखें, आप गिनती के ऐसे 4 नायक नहीं बता सकते जिन्होंने लगातार 3-4 साल हिट फिल्में दी हों। वैसे ही नायिकाओं में आए। मैं नायिकाओं को खास रेखांकित करना चाहूंगा। नायिकाओं में एक बदलाव आया है। आप गौर करें, आपके दौर के भी और हमारे दौर में भी नायिकाएं शादी से, माधुरी दीक्षित आखिरी नायिका रही हैं श्रीदेवी के बाद, जो सुपरस्टार थी, जिन्होंने आखिरी क्षण तक शादी को टाला और लगभग 15 से 20 साल के अपने सफल कैरियर के समापन के बाद विवाह किया। और आज देखिए, आलिया भट्ट हो, अनुष्का शर्मा हो, कैटरीना कैफ हो,
कोई भी नायिका हो, दीपिका पादुकोण हो, जैसे ये 4-5 साल सुपरस्टार रहती हैं, ये शादी कर लेती हैं और अपना घर बसा लेती हैं। ये बदलाव है, ये सोच में बदलाव है। इसी के साथ-साथ जो आपने वैज्ञानिक फ़िल्मों की बात कही, तो हिंदुस्तान में बुद्धिमान निर्देशक, डायरेक्टर इंटेलिजेंट बहुत कम लोग हैं। राकेश रोशन साहब हैं, इधर से आपके अनुराग कश्यप हैं, दिवाकर बनर्जी हैं और साथ में मैं नाम जोड़ना चाहूँगा हमारे राजस्थान के ही डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, सूरज बड़जात्या। ये कुछ एक बुद्धिमान निर्देशक हैं जो चाहते हैं अच्छी फ़िल्में बने। लेकिन एक साइंस फ़िल्म के लिए जब भी हम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फ़िल्म बनाएँगे, उसका मुकाबला नेचुरली हॉलीवुड की फ़िल्म से होगा। तो हॉलीवुड की एक फ़िल्म अवतार जैसे देखिए, ये बनी है 2,500 करोड़ में, भारतीय रुपयों में 2,500 करोड़। इसमें हमारे यहाँ कम से कम 50 फ़िल्में बन सकती हैं। तो इतना बजट हिंदुस्तान में लगाना संभव ही नहीं है। हाँ, बाहुबली 1, बाहुबली 2 के राजा मौली या के पुष्प, ये लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी निगाह में ये थोड़ा-सा कहा जाए कि ट्रेडिशनल है या कहा जाए ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, एपिक है। इसका वर्तमान समय से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, ये है कि फॉर ए चेंज हमने बाहुबली देख ली या ऐसी कंतारा फ़िल्में देख ली, अन्यथा कोई उसकी ऑथेंटिसिटी वर्तमान में नहीं है। तर्कहीनता साइंस की बातें ज़्यादा हैं, तर्क उसमें बहुत कम माने जाएँगे। ये बात सही है, लेकिन अब जब आपने राजामौली का ज़िक्र किया है, तो हम भी बात को राजामौली के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे। बॉलीवुड सिनेमा की बात है और एक जो हमेशा एक पर्दा रखा गया कि मुंबईया फ़िल्में या बॉलीवुड की फ़िल्में और दक्षिण की फ़िल्में। दक्षिण की फ़िल्मों में बहुत सारी फ़िल्में चाहे एक ही भूल हो, चाहे बहुत सारे ऐसे इतने निर्देशक और निर्माता आए, वो अपनी फ़िल्में देते रहे। लेकिन बॉलीवुड की फ़िल्में उस दौर में कहीं न कहीं आगे रहीं। आज ये हो रहा है कि जो दक्षिण की फ़िल्में हैं, उनका रीमेक करके या उनका अनुसरण करके हिंदी फ़िल्में बनाई ज़्यादा जा रही हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों कि आप जो 80 और 70 और 90 के दशक की फ़िल्में देखते हैं, चाहे एक ही भूल हो, चाहे आखिरी रास्ता हो, चाहे अर्पण हो, चाहे आशा हो, जुदाई हो, जितेंद्र की लगभग 90% फ़िल्में हों, अनिल कपूर की फ़िल्में हों और अमिताभ की आधी फ़िल्में हों, ये सब की सब साउथ से रीमेक की हुई थी और लंबा समय चला। हिंदुस्तान में बताना चाहूँगा ऐसे गिनती के 6-7 निर्देशक प्रोड्यूसर रहे, महबूब खान साहब, राज कपूर, देवानंद, दिलीप और आपके मनोज कुमार, सुभाष घई, यश चोपड़ा, जिन्होंने ओरिजिनल कहानी पर स्वयं की फ़िल्में बनाई। राजकुमार संतोषी हों, जिन्होंने अभी-अभी असगर वजाहत के उपन्यास कितने पाकिस्तान पर फ़िल्म बनाई है। तो कहने का अर्थ ये है हमारी मोस्टली अच्छी फ़िल्में दक्षिण का रीमेक रही। तो साउथ ने जब देखा और खासकर अभी 2010 के बाद कि हम अपनी फ़िल्मों को बजाय उनके रीमेक अधिकार दें, हम उन्हें हिंदी में रिलीज़ क्यों ना करें? और ये परंपरा शुरू हुई बाहुबली के साथ, फ़िल्म सुपरहिट रही और उसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की। तो साउथ के पास एक फ़ॉर्मूला आ गया, हुँ। दक्षिण कि हमारी फ़िल्में हिंदी में डब होंगी और उसमें क्वालिटी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है और बड़ी भव्य फ़िल्में हैं जो सफल होंगी ही होंगी और बाद में हम इनके हिंदी राइट्स भी अलग से बेच सकते हैं। तो तो ये एक खतरे की घंटी भी है बॉलीवुड के लिए कि जहाँ से आप माल ला रहे थे, अब वो खुद ही व्यापारी मार्केट में उतर गया है। यानी ये हम इस बात को इस तरह से ले सकते हैं कि आज किसान अपने माल को खुद अपने मंडी में ले जाके बेचना चालू कर रहा है। वो स्थिति आ गई, बिचौलियों की स्थिति अब नहीं रहेगी। लेकिन एक बात जब आप कर रहे हैं एक दौर था जब बहुत बड़े-बड़े नामचीन साहित्यकार सिनेमा से जुड़ने को लालायित होते थे और जुड़े, लेकिन परिणति ये हुई कि उनकी फ़िल्में या वो कथानक बहुत ज़्यादा नहीं चल पाए। हम बहुत सारे नाम गिना सकते हैं, किसी का नाम उचित नहीं होगा लेना, लेकिन आज वो जो कथानक हैं, वो जो लेखक हैं, जो बड़े साहित्यकार हैं या साहित्य जगत में जिनके नाम हैं,
वो सिनेमा से अभी भी थोड़ा-सा दूर बनी रहे हैं। वो सिनेमा से अभी उतना नहीं जुड़ पाए, जितना कि भला होता सिनेमा का यदि वो लोग जुड़ कर के अपनी उन बातों को कह पाते। आपने सही कहा। अमृतलाल नागर हुए, उनकी पुत्री अक्षरा नागर हुई, जिन्होंने आज की आवाज, निकाह फिल्म लिखी, तवायफ लिखी। इसके अलावा मनोहर श्याम जोशी, जिन्होंने मुंबई में कई फिल्में लिखी। कमलेश्वर ने कई फिल्में, आंधी लिखी कमलेश्वर साहब ने, मौसम कमलेश्वर साहब की फिल्म थी। और वर्तमान समय में मेरी जानकारी में मैं जो जानता हूँ साहित्यकारों में एक आध ही वहाँ सक्रिय है। महेंद्र भीष्म है लखनऊ के, उनकी एक कहानी वहाँ गई हुई है। मैं खुद भी मेरी बात करूं तो मेरी 2 कहानियां बंबई में गई। मैं बाकायदा 6-6 महीने वहां बंबई रहा, लेकिन जो कमी हमने देखी वो है हमारे मध्यम वर्गीय संस्कार। हुँ, मुंबई इंडस्ट्री में आप संवाद लेखक हो, आप पटकथाकार हो, वहां कोई वर्जना नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हर चीज की, खुशी की, एंजॉयमेंट की, मस्ती की। और हमारे संस्कार हमें इजाजत नहीं देते कि हम उस रंग में रंगे, और हमें रंगने में बरसों लग जाते हैं। वही हुआ, जैसी वहां शूटिंग खत्म होती थी, मैं शूटिंग करवा रहा था फिल्म की, मेरे साथ मेरी कहानी पर थी, तो वही शाम को 7 बजे पैकअप के बाद अब सब जने ड्रिंक करने होटल में चलेंगे। अब मैं कहा नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सोने जा रहा हूं। मेरा ये हाल था। और इसके अलावा जो आप वहां दौर देखते हैं, वह चालाकी, अवसर लेना, अवसर पैदा करना, ये आना चाहिए। वो हमको या साहित्यकारों को नहीं आता है। हम जिसके लिए कमिटेड होते हैं, जो हमें बुलाता है, हम उसी के लिए 100% समर्पित होते हैं। हम उसके दाएं बाएं नहीं देखते। जबकि अन्य जो लोग बंबई जाते, मैं कहने से साहित्यकार जो है जब फिल्मों में जाते हैं, ऐसे मैं जब गया 2015 17 16 में, तो वहां मैंने देखा कि वहां के वैल्यूज, मूल्य बिल्कुल अलग हैं। वहां पर आपको हर डे के शूटिंग के बाद शाम का समय होता है रिलैक्स आउट करने, चिल आउट करने का। इसमें ड्रिंक, नॉन वेज सब चलता है। हम पुराने आदमी ये कहो कि हम उतने फॉरवर्ड नहीं हुए। हम अपना काम खत्म करके, आखिरी सीन शूट हो गया, अपने होटल रवाना, भाई मैं हम ड्रिंक नहीं ये कहें कि हम करता। अब समय सापेक्ष नहीं हो पाए। ये, हाँ, हाँ, साहित्यकार नहीं हो पाता। और साहित्यकार इसी वो जी। बंबई वाले ये समझते भाई ये हमारे बीच का आदमी नहीं, ये अलग दिखाई दे रहा है। तो वहां हुँ, उस में रंगना की अनिवार्यता होती है, जो ना प्रेमचंद कर पाए और ना आज के समय में मैं कर पाया था। हालांकि अब मैंने ड्रिंक तो शुरू नहीं किया, लेकिन ये कहा गया है कि अलग अलग कहानियां, अलग अलग विषयों की वहां मैं अपनी दे रहा हूं, भेज रहा हूं, और वहीं पर साल में 1 या 2 बार जमने की सोच भी रहा हूं। जी। उम्मीद करते हैं आपकी कहानियों पे आगे इसी तरह का काम होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं सिनेमा की, तो सिनेमा से जुड़ी हुई सिने पत्रकारिता है और सिने पत्रकारिता में जब तक गॉसिप नहीं आती है, वो सिने पत्रकारिता कभी पूरी नहीं हो पाती है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सिने पत्रकारिता में कई माइलस्टोन, चाहे आपके स्टार डस्ट हो, सिने ब्लिट्स हो, माधुरी पत्रिका हो, इधर से मायापुरी हो, एक फिल्म सिटी पत्रिका आती थी, ढेरों पत्रिका, एक थी मूवी पत्रिका थी। और उस वक्त उसमें नॉर्मली सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए, उसमें अलग अलग आर्टिकल, तस्वीरें और शूटिंग की रिपोर्ट होती थी। एक बहुत बड़ा दौर था। वर्तमान समय सिने पत्रकारिता 3 चीजों में सिमट गई है। एक, अखबार में वीकली कोई 3 या 4 फिलर्स आ जाते हैं कि फला हीरो हीरोइन ने ये किया, ये फिल्म साइन किया, ये शूटिंग की। दूसरा, फिल्म समीक्षा, जो फिल्म लगती है उसकी समीक्षा कुछ अखबारों में वीकली आ जाती है। और तीसरा जो मेन चीज था सिने पत्रकारिता का, वो था सितारों के इंटरव्यू। वो इंटरव्यू सिने पत्रकारिता में यदि मैं विजुअल माध्यम भी जोड़ लूं, तो टेलीविजन पे या ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे वो इंटरव्यू आ रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडियम में इंटरव्यूज बहुत बहुत कम हो गए हैं। सच में सिने पत्रकारिता प्रिंट रूप में लगभग दम तोड़ रही है। लेकिन एक बात थी कि जब प्रिंट मीडिया की जो पत्रकारिता थी और उसमें जब सिने गॉसिप होती थी, तो बहुत सारे बनते बिगड़ते रिश्ते उसमें छापे जाते थे और उनमें कई बार उनके रिश्तों में खटास, पारिवारिक जीवन में खटास आई केवल पत्रकारिता की वजह से। ये भी देखने को मिला है।
ये दिलचस्प बात है कि वो पत्रकारों ने कई बार संबंधों स्टारों के बारे में मनगढ़ंत खबरें छाप दी या गॉसिप छाप दी और नतीजतन उनकी शादियां खतरे में पड़ गई, संबंध टूट गए। लेकिन इसी के बीच में ही मैन धर्मेंद्र, मैं एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। ही मैन धर्मेंद्र के बारे में गॉसिप छाप दी उस वक्त की बड़ी फेमस पत्रकार थी देवयानी चौबल। बड़े बड़े स्टार डरते थे उनसे कि चौबल अगर हमारे खिलाफ लिख देगी तो हमारा इमेज डाउन हो जाएगा, हमारी फिल्में नहीं चलेंगी। तो देवयानी चौबल ने धर्मेंद्र और मीना कुमारी या किसी एक्ट्रेस के बारे में कोई न्यूज छाप दी और धर्मेंद्र का उस पर रोमांच चला था हेमा मालिनी के साथ। और जब ये समाचार छप गया अखबार में, बाकायदा आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया में, धर्मेंद्र आग बबूला हो गए और वो देवयानी चौबल को ढूंढने लगे। उन्हें एक जगह अपनी कार में स्टूडियो से जाते वक्त गेट के पास देवयानी चौबल की गाड़ी आती हुई दिख गई। आप यकीन नहीं करेंगे, सच्ची घटना है। एक पत्रिका आती है ऑनलाइन, लहरें उसमें भी दर्ज है कि धर्मेंद्र अपनी गाड़ी से उतरे, भागते हुए रोड पार करके उस कार के पास गए और देवयानी चौबल से बाकायदा हाथापाई तो उतरा। तो पत्रकारिता के लाभ भी हैं और खतरे भी हैं। हालांकि धर्मेंद्र जैसा हीमैन बहुत कम होते हैं, सालों में दशकों में एक पैदा होता है। लेकिन मजेदार बातें भी, दिलचस्प बातें। लेकिन अब बिल्कुल समापन की ओर है। देशभक्ति फिल्में क्योंकि मनोज कुमार की भी हैं, यहाँ तक कि धर्मेंद्र की फिल्में भी आई हैं और आज भी कई सारी देशभक्ति की फिल्में बन रही हैं। देशभक्ति का रंग, देशभक्ति का जज्बा हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। हर हिंदुस्तानी के सीने में हिंदुस्तान धड़कता है। जी, और देशभक्ति के दो आयाम हैं। एक तो भारत पाकिस्तान की देशभक्ति लोग बाग ऊब चुके थे, तो हमारे जॉन अब्राहम साहब मिशन काबुल लेकर के आए, जो इस्तांबुल और श्रीलंका के ऊपर बेस्ड फिल्म थी, स्पाई फिल्म थी। इसके अलावा जो अभी आप सीरीज देखते हैं, एक था टाइगर है या पठान, ये तब सब शौकिया या कहा जाए फिल्मी तड़का लगी हुई देशभक्ति है, बनावटी है। इस पे हम नहीं जाते हैं। एक रियल देशभक्ति फिल्म है जो सबको देखनी चाहिए, वो है राजी। बिल्कुल। गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने फिल्म डायरेक्ट की है और आलिया भट्ट ने बहुत सुपर्ब एक्टिंग की है। राजी फिल्म कहीं मिले आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। वो देशभक्ति के एक नए आयाम बताती है। राजी के साथ मैं एक बात आप में जोड़ना चाहूंगा कि राजी के साथ गाजी अटैक देखेंगे तो राजी और गाजी अटैक के दोनों के अर्थ समझ में आएंगे। तो क्योंकि दोनों फिल्में ऐसी हैं जिनको एक दूसरे से कोरिलेट करके चलें तो बहुत अच्छा होगा। सब बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेलोडियस जो फिल्में हैं, मेलोडी है फिल्मों की, वो फिल्मों की जान होती है और भारतीय सिनेमा की तो जान है मेलोडी। बिल्कुल संक्षेप में। जी जी। और मैं बताना चाहूंगा कि मेलोडी 90 के दशक के बाद, तेजाब और हम आपके हैं कौन के बाद से लगभग DDLJ लास्ट मान लीजिए गायब होती गई। लेकिन वर्तमान में मेलोडी का दौर फिर लौट रहा है। इसके दो अच्छे सिंगर जिम्मेदार हैं, एक श्रेया घोषाल और दूसरे आप देखते होंगे सुनते होंगे अरिजीत सिंह। ये दोनों की आप गाने सुने फिल्मों में, तो चाहे कितनी मसाला फिल्म हो, लेकिन इन दोनों की आवाज है तो एक ना एक अच्छा गाना मिल जाता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, तीन ऐसे निर्देशक हैं जिनकी फिल्मों में मेलोडियस संगीत होता है। ऊंचाई के आपकी सूरज बढ़ जात्या, ऊंचाई फिल्म में भी दो गाने यादगार हैं, अच्छे गाने हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे और आपके जाने पहचाने संजय लीला भंसाली, उनकी फिल्मों में भी आपको मेलोडियस गाने मिलेंगे। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिनकी अभी अभी पिक्चर आई है, उसमें भी एक दो गाने मेलोडियस मिल जाते हैं। पिंजर या आपका पृथ्वीराज चौहान गाने मिल जाते हैं। तो मुख्यतः मेलोडियस गाने फिल्म को सपोर्ट करते हैं, उसे हिट बनाते हैं और उसकी रिपीट वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो मेलोडी होना बहुत जरूरी है। संदीप जी, क्योंकि मेलोडी और संगीत की एक ऐसी इतनी लंबी बातचीत हम कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे, क्योंकि एक विषय छूट गया है आज समय के अभाव में। इसमें एक नाम और जोड़ूंगा, अतुल कुमार गर्ग फिल्म निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर हैं। इनकी फिल्मों में भी कई मेलोडियस गाने होते हैं। सुरेश वाडेकर की जो संगीत अकादमी है, वहां से इन्होंने कई गाने रिकॉर्ड करवाए हैं अपनी आगामी फिल्म के लिए, जो आम्रपाली नाम से बन रही है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे और इसी श्रृंखला को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। अगली बार हम केवल संगीत की बात करेंगे, गीत संगीत की सिनेमा में बात करेंगे। संदीप जी और हमारे तमाम जो साथी जुड़े हैं उन सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर आज हम इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आभार, धन्यवाद।